खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज की इस अहम तरीन नशरियात में जहां हम बात जम्मू कश्मीर की आपके सामने ज़रूर करेंगे, वहीं पर मुल्क की सियासत भी हमारी नज़र में रहेगी और गैर मुल्क की सियासत भी हमारी नज़र में रहेंगी, क्योंकि कुछ अहम तरीन बातें हो रही हैं। उन बातों के पेश मंज़र और पस मंज़र क्या कुछ चल रहा है, इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड ज़ीरो पर चलेंगे और आज एक रिपोर्ट के ज़रिए से कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का माहौल बन रहा है और पूरी दुनिया में आज के दिन को क्यों अहमियत के साथ देखा जा रहा है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से हमारे नाजरीन को ज़रा पहले माजी की याद बताते हैं कि आज 2 अक्टूबर है, लेकिन माजी में 2 अक्टूबर के साथ कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हैं, चंद अहम झलकियां बता दीजिएगा जल्दी से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सबका प्रोग्राम सलाम जेके में दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम का आगाज करेंगे फॉर्मेट के मुताबिक, और सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है वो आपको बताते हैं, और आज के दिन को याद क्यों किया जाता है, कुछ अहम वाकयात हैं वो जरा आपके सामने रखते हैं। 1869 में आज ही के दिन महात्मा गांधी पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए। गांधी जयंती है आज, और दुनिया भर के अंदर योम अदम तशद्दुद का जो है वो मनाया जा रहा है, और तकरीबात दुनिया भर के अंदर हो रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी। 1904 में साबिक़ वज़ीर आज़म भारत लाल बहादुर शास्त्री का भी आज के दिन जन्म हुआ। योम पैदाइश उनकी भी है, उन्हें भी खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। 1929 में महात्मा गांधी ने न्यू जीवन ऑफिस को एक अवामी ट्रस्ट बना दिया। साल 1929 में उन्होंने इसका ऐलान किया था आज ही के दिन। 1951 में आज ही के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की बुनियाद रखी 2 अक्टूबर, और आज के दिन उन्हें भी बीजेपी की तरफ से काफ़ी याद किया जा रहा है मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद कर। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ मुल्क के अंदर किया गया। साल 1961 में बम्बई, अब जिसे मुंबई कहते हैं, यहाँ पर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क़याम अमल में लाया गया, जो आज तक मुख्तलिफ नामों से काम करती आई है। 1985 में आज ही के दिन जहेज़ ममानियत तरमीमी कानून नाफिज हुआ हिंदुस्तान के अंदर, और साल 2001 में 19 ममालिक की तंजीम नेटो ने अफगानिस्तान पर हमला करने का ग्रीन सिग्नल दिया, उस हमले के बाद जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, और उसके बाद अलकायदा अमेरिका की नजरों में आया था। चलिए, ये तो थी जनाब माजी की बात, लेकिन आज इस वक्त चल क्या रहा है मुल्क के अंदर। जैसे आज आसिफ ने आपको पहले ही बता दिया कि बाबाए कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश का दिन है, और आज के दिन को जहां अदम तशद्दुद के तौर पर भी देखा जा रहा है, नॉन वायलेंस के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं पर दिल्ली के अंदर खसूसी तकरीबात का एहतमाम भी हो रहा है, जहां पर राजघाट पर गांधी की समाधि पर उन्हें याद किया जा रहा है। उनके मुजस्मे पर कई जगहों पर फूल मालाएँ चढ़ाई जा रही हैं, और यहाँ पर वज़ीर आज़म समेत कई बड़े लीडरों ने महात्मा गांधी को आज खराज अकीदत भी पेश किया। और खराज अकीदत पेश करने वालों में जहां वज़ीर आज़म मौजूद हैं, वहीं पर कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और उसके साथ साथ लोकसभा के स्पीकर समेत काबीना के वज़रा और सीनियर कांग्रेस रहनुमाओं ने आज गांधी के याद करते हुए उन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत भी पेश किया। एक तरफ से राजघाट पर तकरीब हो रही है और गांधी जयंती के हवाले से कई अहम तरीन तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। जब वहीं पर आसिफ ने पहले ही आपको बताया कि आज जो अहम तरीन दिन है दूसरा, वो है जनाब मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री का भी दिन है, और 117वां जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है आज। और जब लाल बहादुर शास्त्री की तकरीबात को भी हम देखेंगे तो वहाँ पर भी फंक्शनों का एहतमाम है, और 1930 से लेकर जो उनकी जदोजहद एक रही है नमक को लेकर, जो सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने की थी, और उसके बाद जेल भी चले गए थे, और फिर महात्मा गांधी के साथ जोड़ने के साथ साथ वो किस तरीके से मुल्क के वज़ीर आज़म बने थे, वो सारी चीज़ें अपनी जगह तवारीख का हिस्सा है। लेकिन एक बड़ी बात जो आज बाबाए कौम महात्मा गांधी के जन्मदिन पर सब लोग याद करते हैं, वो ये था कि सत्याग्रह जो उनकी तरफ से शुरू किया गया था, फॉरेस्ट मूवमेंट सत्याग्रह जिसे हम कह रहे थे, और उसका असर हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव के अंदर देखा था, जहां पर एक छोटी सी बच्ची सामने आई थी, और उन्होंने महात्मा गांधी के उस नारे को किस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर दिया लुभाया था, और कितने बड़े बड़े कद्दावर नेता उसके पीछे चल रहे थे। एक छोटी सी बच्ची थी वो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये देखना होगा कि
जिस तहरीक को महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शुरू किया, अदम तशद्दुद के ज़रिए से किस तरीके से उन्होंने वो सारा प्रोग्राम चलाया, यही वजह कि आज अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर दुनिया भर के अंदर महात्मा गांधी की उन खिदमात को याद भी किया जा रहा है और मुल्क भी आज सभी कटिंग अक्रॉस द पार्टी एंड पॉलिटिकल लाइन्स महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, पैदाइश पर उन्हें खराज अक़ीदत बिल्कुल। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर 2 अलग अलग तरह की तकरीबात हो रही हैं और लाल बहादुर शास्त्री को भी उनका भी जन्म आज के दिन हुआ था, तो उन्हें भी याद किया जा रहा और खराज अक़ीदत महात्मा गांधी को भी पेश किया जा रहा। तो वज़ीर आज़म, सदर हिंद, नाइब जो मुल्क के सदर हैं, वो भी इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले राजघाट पर पहुंचे। सबसे बड़ी तकरीब वहां पर महात्मा गांधी की समाधि पर, और वज़ीर आज़म के साथ साथ कांग्रेस की बुरी सदर सोनिया गांधी, जिनकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं, और दीगर तमाम लीडरान, जिनमें लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और पार्लियामेंटेरियंस कहीं पहुंच रहे, मरकजी वज़ीर एक एक करके। लेकिन इब्तदाई मराहिल में चूंकि सबसे पहले यहाँ पर कांग्रेस सदर भी हमेशा की तरह पहुंचती रही हैं, आज भी वो आई हैं, और उसके बाद वज़ीर आज़म और सदर और नाइब सदर के साथ साथ अब आहिस्ता आहिस्ता करके दीगर अहम शख्सियात भी यहाँ पर न सिर्फ प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हैं, बल्कि खराज अक़ीदत पेश करने के बाद एक मुस्बत पैगाम देने की कोशिश है। और आज के दिन कई अहम प्रोग्राम भी मुल्क भर के अंदर शुरू हो गए, चूंकि आज ही का दिन था साल 2014 में, जब भारत के अंदर एक अहम प्रोग्राम का आगाज हुआ था। साल 2014 में वज़ीर आज़म के हाथों यानी स्वच्छता मिशन, भारत के हर शहर, हर गांव, हर देहात को आलूदगी से पाक करने के लिए, कचरे से साफ रखने के लिए और माहौलियाती तब्दीली के बीच बढ़ते खतरात से बचने के लिए भारत सरकार ने प्रोग्राम आज ही के दिन शुरू किया था। तो उस दिन को भी आज याद किया जा रहा है, जिसके आज 6 से 7 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। 2 अक्टूबर 2014 का दिन भी काफ़ी अहम, और आज ही के दिन इस नए की शुरुआत आज इस नए प्रोग्राम की हुई। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। अब ज़रा बात करते हैं भारत से शुरुआत, यानी उस रिपोर्ट की बात करते हैं जो गुज़श्ता दिनों सामने आई थी। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट सामने आई थी और उस पर एक तज्जिया जो है वो सामने रखा है जी एक गैर सरकारी तंजीम की तरफ से, और उन्होंने जो तज्जिया दिया है वो काफ़ी दिलचस्प है और बच्चों को लेकर काफ़ी अहम जो मालूमात है वो सामने आई है। और नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड NCRB का जो डाटा है वो ये बताता है कि जनाब बच्चों के ख़िलाफ़ जो जराइम है, जो जुर्म है, वो लगातार बढ़ रहा है और साल 2020 के दौरान तकरीबन औसतन पूरे मुल्क के अंदर 350 क्राइम हुए हैं बच्चों के खिलाफ। यानी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर 350 जुर्म हुए हैं बच्चों के साल 2020 के अंदर, और मुख्तलिफ तरह के ये जुर्म हुए हैं। NCRB का डाटा ये बताता है। और जब इस डाटे को आप खंगालेंगे तो साल 2019 में ये जो डाटा था ये 1,48,185 केस ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो था वो रिकॉर्ड किया गया था, जिसका मतलब तकरीबन औसतन 400 जुर्म जो है, 400 वारदातें जो हैं वो मुल्क के अंदर होती थी हर दिन में। लेकिन ये साल 2019 है, साल 2020 के रिकॉर्ड को जब आप खंगालेंगे तो ये 350 है, यानी 50 की कमी आई है। एक तरफ से ये है, लेकिन जब एक बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है क्राई, चाइल्ड राइट एंड यू, CRY, उनकी तरफ से तज्जिया किया गया और वो तज्जिया बड़ा दिलचस्प है और उस तज्जिया को ज़रा आप भी समझिएगा। NGO का जो एनालिसिस सामने आया है NCRB का, उनका मानना कि 1,28,531 जराइम जो हुए हैं बच्चों को लेकर, जो रिकॉर्ड किए गए मुल्क के अंदर पिछले साल, और इस बार ये कमी जो 50 की हम देख रहे हैं, ये जनाब पेंडेमिक भी एक बड़ी वजह है, उसकी वजह से भी हुआ है। लेकिन NCRB का जो डाटा है उस पर सवाल भी कहीं ना कहीं उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो ड्रॉप आउट हुआ है 13.3% का, क्या ये सही में भी 13.3% ही ड्रॉप आउट हुआ या इससे कम है? एक सवाल ये है। और दूसरी बड़ी बात, जो ये ड्रॉप आउट हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड में, उसमें क्या क्या हुआ है? चाइल्ड मैरिज बड़ा है। ये दिलचस्प बात है जो क्राई की तरफ से सामने रखी गई है, ताकि ये पेंडेमिक तो अपनी जगह है, लेकिन इसी पेंडेमिक के दौरान बाल विवाह यानी बच्चों की शादी, 18 साल से कम उम्र में शादियां हुई हैं और ये 50% जुर्म बढ़ा है। ऑनलाइन एब्यूज़ यानी ऑनलाइन में अब जो गाली गलौज और 10 तरह की चीज़ें हो रही हैं जी, और जो मामले चल रहे हैं ये भी बढ़े हैं, और ये बढ़े हैं जी 400% एक साल के दौरान। और मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमों की तरफ से जो अदाद शुमार दिए गए हैं उसमें कहा गया कि आप बच्चों को तो ज़रूर ये देते हैं जी अपना
फ़ोन देते हैं, जो स्मार्टफोन्स है, लेकिन इस स्मार्टफोन के ज़रिए से बच्चे कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, इस पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। और अगर आप इसमें चूक गए तो आप समझ लीजिएगा कि आपका बच्चा भी एक क्राइम का हिस्सा बनेगा ऑटोमेटिकली और आपको पता भी नहीं लगेगा। स्टेट वाइज एनालिसिस जो सामने आया उसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश के अंदर 13.2%, उत्तर प्रदेश के अंदर 11.8%, महाराष्ट्र के अंदर 11.1% और बंगाल के अंदर 7.9%, बिहार के अंदर 5.1% जो है वो क्राइम रेट बढ़ा है इन रियासतों के अंदर। और एनसीआरबी का डाटा ये कह रहा है कि जो टॉप 5 स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल को रिप्लेस किया है जी दिल्ली ने, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बच्चों का बढ़ा है और ये 60% से भी ऊपर है। और इसी एनालिसिस के अंदर जो कहा गया है, एनसीआरबी का डाटा जो एनालिसिस किया गया है उसमें कहा गया कि मैरिज एक्ट जो है, चाइल्ड मैरिज एक्ट जो हमारा है 2006 का, इसकी बुरी तरह से जो है वायलेशन हुई है। 525 केस साल 2019 में आए थे, जबकि साल 2020 में 785 केस सामने आए हैं। तो एनसीआरबी का डाटा अपनी जगह, एनालिसिस रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है, लेकिन सवाल ये है कि आज के दिन में बच्चों को लेकर एक तरफ से बच्चों के खिलाफ जो जराइम होते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन ऑनलाइन क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए एहतियात बरतिएगा। एनसीआरबी का डाटा भी इस बात को कह रहा है और गैर सरकारी इदारे जो है जिन्होंने एनालिसिस इस पूरे रिपोर्ट का किया है उन्होंने भी इस बात को जो है वो देखा है कि ऑनलाइन एब्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और उसकी वजह से फिर काफ़ी हद तक क्राइम बढ़ा है और वो सारी चीज़ें रोकने के लिए वालिदैन को एक बड़ा किरदार जो है वो निभाना होगा। ये तो थी बात जनाब रिपोर्ट की, एनसीआरबी रिपोर्ट की। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं फौजी सरबराह की। और फौजी सरबराह की बात इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि वो लद्दाख के दौरे पर है और लद्दाख का दौरा कब वो कर रहे हैं, जब चीन के साथ मामला फिर से उलझ रहा है, क्योंकि चीन की तरफ से सरहद के उस पार लगातार जो है वो डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। और इन सब खबरों के बीच जनरल नरवणे ने 2 दिन का दौरा तय किया था लद्दाख का और अब वो लद्दाख के अंदर मौजूद है। और कल जनरल बिपिन उस पर भी जरूर आएंगे, लेकिन जरा पहले आपको सीडीएस की खबर बताते हैं, क्योंकि खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो सीडीएस बिपिन रावत का बैनुल अक़वामी दौरा है जी। और दौरे के दौरान उन्होंने जनरल मार्क मिली से मुलाकात की है पेंटागन के अंदर। बिल्कुल अमेरिका के दौरे पर हैं और भारत और अमेरिका की अफवाज कैसे इस्तेकाम पैदा कर सकती हैं खित्ते के अंदर सलामती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। और अपने मनसब से मुलाकात के दौरान सीडीएस जनरल बिपिन रावत, चूंकि उनका पहला दौरा है जब से बाइडेन इंतजामिया ने इक़्तिदार संभाला है, उसके बाद खित्ते के अंदर सलामती सूरत हाल और क्वाड ममालिक के इजलास में जो कुछ बातें हुई थी रीजनल सिक्योरिटी को लेकर, उस पर एक बार फिर दोबारा मुशाहिदा किया गया है। दोनों अफवाज मुस्तकबिल में भी जिस तरीके से आज भी मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर दोनों अफवाज एक साथ मशकें करती नजर आती हैं, तैयारियों में जुटी हुई नजर आती हैं, उन ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को जारी रखेंगी। इस बात पर इत्तफाक दोनों के दरमियान हुआ, जनरल बिपिन रावत और मार्क मिली के दरमियान पेंटागन में जो बातचीत हुई है। और दूसरी बात यह है कि इस मुलाकात के दौरान दोनों अफवाज आगे कैसे एक साथ मिलकर न सिर्फ इस्तेकाम पैदा करेंगे बल्कि सलामती को यकीनी बनाने के लिए खित्ते के साथ साथ चाहे वो समुद्री हो, जमीनी सूरत हाल हो, उस पर बहुत ब्रीफ डिस्कशन हुआ है दोनों के दरमियान। तकरीबन 1.5 घंटे तक हुई बातचीत के दौरान भारत की तरफ से भी अपनी बात रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो अमेरिकन फोर्सेज और इंडियन फोर्सेज एक साथ करती है उसको जारी रखने पर इत्तफाक मार्क मिले और जनरल बिपिन रावत के दरमियान हुआ है। और खास बात यह है कि दौरा उस वक्त हो रहा है जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास भी सूरत हाल कुछ इस तरह की है, चूंकि फौजी सरबराह एक तरफ सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं तो दूसरी तरफ सारी सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो अमेरिका के दौरे पर चले गए हैं। चलिए जी अब बढ़ते हैं जी आगे। भारत की एक और बात आपको बताते हैं, मुल्क ने एक और बड़ा फैसला लिया और टिट फॉर टैट यानी अदले का बदला। आपको याद होगा कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यूके का एक स्टैंड आया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत से जो भी सफ़र करेगा जी उन्हें क्वारंटाइन जाना होगा। अब इस पूरे मामले पर भारत सरकार का मौक़िफ़ भी सामने आया और भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि यूके के शहरी अगर भारत का सफ़र करते हैं तो उनके लिए क्वारंटाइन लाजमी करार दिया गया है। क्वारंटीन
उन्हें जाना होगा, ये लाजमी करार दिया गया है। और बाज़ाब्ता तौर पर मरकज़ी इंतज़ामिया की तरफ से ये फ़ैसला लिया गया है कि ये सिर्फ इसलिए कदम उठाया गया क्योंकि लगातार मशावरत और मीटिंग्स यूके इंतज़ामिया के साथ हो रही थी, लेकिन बरतानिया इंतज़ामिया ने जब भारत सरकार की बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की तो भारत सरकार ने भी अब यह फैसला लिया कि ब्रिटिश से यानी यूके से जितने भी लोग अब सफ़र करेंगे जी भारत का, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर क्वारंटाइन रहना होगा और इस हुक्मनामे का निफाज 4 अक्टूबर से अमलाया जाएगा। भारत की तरफ से कल रात देर गई ये साफ कर दिया गया कि भारतीय शहरी हो या यूके का शहरी हो, अगर वो भारत के लिए सफ़र करता है अब उसके लिए लाजमी करार दिया गया है कि 10 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन उन्हें रहना होगा और यह हुक्मनामा 4 अक्टूबर से नाफिजुल अमल रहेगा। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर ये इंडियन एयरलाइंस यानी एयरलाइंस कंपनियों के साथ साथ जो माहिरीन हैं उनको यह हुक्मनामा जो है वो बता दिया गया कि यूके से आने वाली हर एक परवाज़ और यूके का हर एक शहरी जो है वो अब क्वारंटीन लाजमी रहेगा 10 दिन के लिए, इस बात की ऐलान कर दिया गया। और साथ ये भी कह दिया गया कि अब जी प्रोटोकॉल जो है उसमें भी तरमीम कर दिया गया कि प्री डिपार्चर कोविड-19 RT-PCR टेस्ट लाजमी करार दिया गया 72 घंटे से पहले वो होना चाहिए। फिर क्या होगा जी, RT-PCR टेस्ट आपका होगा एयरपोर्ट पर भी, जब आप एयरपोर्ट पर आएंगे उस वक्त दोबारा होगा। और RT-PCR टेस्ट आपका 8 दिन के बाद भी होगा अराइवल के बाद। और मैंडेटरी क्वारंटीन किया गया है, या तो आप घर में रहेंगे जहां आपने जाना है या उस डेस्टिनेशन के पास रहेंगे जहां पर आपने डेजिग्नेट किया होगा कि आप कहां पर रहने जा रहे हैं, तो वहां पर आप 10 दिन मुकम्मल क्वारंटीन रहेंगे। और इस सिलसिले में हेल्थ और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जॉइंटली अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है और इस हुक्मनामे का निफाज जो है वो 4 अक्टूबर से अमलाया जाएगा मुल्क भर के अंदर। चलिए, यूके के हवाले से बात थी और उसी तरह का फैसला जिस तरह के कवानीन बरतानिया के अंदर भारतीय शहरियों पर है और कोविशील्ड वैक्सीन को गुज़श्ता दिनों चूंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ी हुई थी, इसको तस्लीम न करने का फैसला लिया गया और उसके बाद हाँ भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मजीद पेशरफ नहीं हो पाई। लेकिन अब उसी तरह का फैसला कि जिस तरीके से वहाँ पर जो मसावी कवानीन हैं उनको जो ब्रिटिश शहरी हैं उन पर भी नाफिज किया जाएगा जैसा भारतीय शहरियों को जिनसे गुजरना पड़ता है। ये तो बात यूके के हवाले से थी, लेकिन अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं और बात ज़रा सऊदी अरब हुकूमत की भी करते हैं, चूँकि कुछ अहम फैसले गुज़श्ता रोज़ लिए गए और रात देर गए भारतीय वक्त के मुताबिक कुछ मजीद इसमें पेशरफ भी हुई है। आलमी वबा के बीच सऊदी अरब की जो वजारत हज है उसने पहला फैसला ये लिया है कि उम्रा ज़ायरीन को जिनकी यौमिया तादाद 60,000 होती थी उसको 1 लाख तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है। और मस्जिद हराम में भी मस्जिद हरम के अंदर जो नमाजियों की तादाद थी उसको बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। और खाना काबा का जो बैरूनी हिस्सा है उसमें भी नमाजियों की तादाद बढ़ाने का फैसला वजारत हज की तरफ से सऊदी अरब में ले लिया गया है। यानी अब उम्रे की फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया और लगातार हम देख रहे थे कि पाबंदियां थी कोविड-19 की वजह से। पिछले 2 साल के दौरान कई लोग न तो हज कर पाए और ना ही उम्रे की सआदत से वो रूबरू हो पाए, लेकिन अब खबर यह है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। यौमिया 1 लाख लोग उम्रे के लिए आएंगे और मस्जिद हरम और दीगर मकामात पर जो सख्त कोविड प्रोटोकॉल लगाया गया था वो बरकरार भी रहेंगे, लेकिन उसी प्रोटोकॉल को देखते हुए अब उम्रे की सआदत आप हासिल कर सकते हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर रात देर गए सऊदी इंतज़ामिया की तरफ से यह फैसला कर दिया गया है। इधर मुख्तलिफ अंजुमनों और इदारों की तरफ से सऊदी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया गया और कहा गया कि जिन लोगों ने गुज़श्ता दिनों वहाँ का सफ़र किया उनका मानना है कि जिस तरीके का इंतज़ाम सऊदी इंतज़ामिया ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए किया है वो फ़कीदुल मिसाल है। और जिस तरीके से रोबोटिक सर्विसेज को अब इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे जमजम के पानी को लेकर हो और दीगर मामलात को लेकर हो, वो एक अलहदा मिसाल पूरी दुनिया के अंदर पेश की जा रही है कि किस तरीके से एक बड़े हजूम को, एक बड़ी जमे गफ़ीर को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तस्वीरें वैसे अभी आपके सामने है कि जहाँ पर हज़ारों और लाखों लोग नमाज के लिए आया करते थे वहाँ किस तरीके से पाबंदियाँ आयद कर दी गई और किस तरीके से महदूद तरीके से और कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस को देखते हुए वहाँ पर हर एक चीज़ को अब अदा किया जा रहा है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि 60 से बढ़कर 1 लाख हो गया और यौमिया अब 1 लाख लोग जो है
वो मक्कतुल मुकर्रमा के सफ़र के लिए जा सकते हैं। और 30,000 से बढ़ाकर अब 60,000 जो नमाजियों की तादाद भी वहाँ पर कर दी गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारी चीज़ें जो है वो वापस पटरी पर दौड़ना शुरू हो गई बिल्कुल। है। इसमें एक चीज़ और भी अपडेट करते चलें, चूंकि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस था, 2 वैक्सीन की डोज उन्होंने लगाई होगी जो सऊदी अरब के अंदर तस्लीम शुदा है, उन सभी लोगों को इजाजत होगी। यानी उस पूरे अमल में कोई किसी तरह की तब्दीली नहीं हुई है। आप वैक्सीनेटेड होंगे तभी, लेकिन वो दोनों डोजेज लेना जरूरी होंगे जो सऊदी अरब के अंदर तस्लीम शुदा है। 5 से 6 वैक्सीन जिनको शामिल किया गया अपनी फहरिस्त में, उसके बाद ही आप वहां जा सकते हैं। और ये एक चीज अपने नाज़रीन को भी बताते हैं जो ये अभी भी देखना चाहते हैं कि जनाब क्या क्या गाइडलाइंस हैं। तो सऊदी इंतजामिया की तरफ से तक़वा एप्लीकेशन है, उस तक़वा एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं जी, उस पर जा सकते हैं और उस पर सारी डिटेल जो है वो आपको मिल जाएंगी। तक़वा एप्लीकेशन को आप एक्सेस कीजिएगा और सारी डिटेल्स आप लेंगे कि कैसे आप जा सकते हैं, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या एहतियात है और क्या डू एंड डोंट्स की एक लंबी फहरिस्त उसमें लगाई गई है। बढ़ती है आगे, जब कोविड की बात हो रही है ज़रा एक और ख़बर भी आपको बताते हैं। जी आसिफ। बिल्कुल, भारत सरकार की करते हैं, चूंकि आलमी वबा के बीच हजारों लोगों की जान गई, बल्कि लाखों की तादाद में लोग कोविड का शिकार होकर इस दुनिया से चल बसे। और भारत सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि सरकार की तरफ से 50,000 रुपए उन सभी लोगों को जो लाहिकीन है, या अगर किसी की मौत हुई है तो उनका कोई आगे बेटा है, बेटी है, या किसी का हस्बैंड वाइफ, तो जो उनके रिश्ते में हैं, उन सभी लोगों को 50,000 रुपए देने का सरकार ने फैसला लिया था। उन तमाम जो पिछले दिनों सरकार ने अनाउंसमेंट की थी, थोड़ी सी उसमें तब्दीली की सरकार की तरफ से, और सरकार ने अब 23 रियासतों के अंदर जहां जहां कोविड से अमवात हुई है, चूंकि तमाम डिप्टी कमिश्नर से जिले सतह पर डिटेल्स मांगने के बाद सरकार ने ये अनाउंसमेंट की थी कि 50,000 रुपए कंपनसेशन या मुआवजे के तौर पर उन सभी लोगों को दिया जाएगा। उसमें सरकार की तरफ से थोड़ी सी तब्दीली की गई है और अदालती उज़्मा की मुदाखलत के बाद कोविड-19 का जो लोग शिकार हुए उसमें मुदाखलत की गई अदालत की तरफ से कि 50,000 रुपए, चूंकि एक अर्जी भी दायर की गई थी गुज़श्ता दिनों जिसमें कहा गया था कि 50,000 काफी नहीं है, और कांग्रेस की तरफ से भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए गए थे। और अब सरकार ने ये कहा कि कोविड-19 के दौरान जिन लोगों की जान गई है उनके जो करीबी हैं उनको 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि सितंबर के महीने में जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा था और सितंबर 22 तारीख को मरकजी हुकूमत की तरफ से एक एफिडेविट सरकार का सामने आया जिसमें ये कहा गया कि देखिए एक लंबी फहरिस्त है जी जो कोविड-19 की वजह से अजान हुए हैं, तो उनके अजीज़ों को, उनके करीबी रिश्तेदारों की बाज़ाबादकारी के हवाले से अगरचे ज़्यादा रकम नहीं होगी, लेकिन 50,000 का जो मुख्तस रकम किया गया है वो दिया जाएगा जी SDRF नॉर्म्स के तहत, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत। और यही वजह है कि SDRF को ध्यान में रखते हुए कल मरकज़ी वज़ीर दाखिला जो होम मिनिस्टर है उन्होंने अप्रूव किया है जी 23 रियासतों के लिए इंस्टॉलमेंट। और आपको याद होगा इससे पहले क्या कुछ हुआ, जो कल SDRF नॉर्म्स को देखते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने दूसरी इंस्टॉलमेंट सेंट्रल शेयर की SDRF की अमाउंट की दे दी है, वो है जनाब 7,274,40 करोड़ रुपए की, जो 23 रियासतों के लिए दे दी गई है। और इसमें आपको ये भी याद होगा कि पहले ही जो 5 रियासतें सबसे वर्स्ट हिट थी वहां पर 1,599.20 करोड़ रुपया पहले ही सरकार की तरफ से वागुजार किया गया था। और आज दूसरी किस्त जो है वो 23 रियासतों के लिए 7,274.40 करोड़ रुपए की जो है वो वागुजार की गई है। तो ये 50,000 रुपया जी कंपनसेशन के तौर पर अब SDRF नॉर्म्स के तहत दिया जाएगा उन लोगों की जिनकी मौत पेंडेमिक के दौरान कोविड की वजह से हुई और जिनकी डेथ सर्टिफिकेट पर बाज़ाब्ता तौर पर कोविड लिखा होगा, कोविड डेथ लिखा होगा। तो कोविड डेथ सर्टिफिकेट को बनाने में भी काफ़ी दुश्वारियां थी, उसमें भी गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद थोड़ी सी नरमी देखने को। बढ़ते हैं जी आगे, बाजरा सियासत की भी करते हैं और बात करते हैं कैप्टन अमरिंदर की, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर की बात बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कांग्रेस से नाराज़ तो है लेकिन बता रहे थे कि लड़ेंगे जी कांग्रेस की पिच पर ही, लेकिन दिल्ली में मुलाकात के बाद बदले हैं सुर कैप्टन अमरिंदर के। और अब खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर पंजाब से किसी भी वक्त नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। और पिछले 24 घंटों के दौरान मशावरत और मीटिंग का सिलसिला कैप्टन अमरिंदर के साथ लगातार कई लीडरों का चल रहा है और माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ
शाना बशाना अगर नहीं, लेकिन बीजेपी एलाई के तौर पर जरूर कैप्टन अमरिंदर अब पंजाब के अंदर नजर आएंगे। इधर उनका मानना है कि देखिए पंजाब की सियासत तो अपनी जगह, लेकिन जो G23 है, जो ग्रुप है कांग्रेस के अंदर, अब उन्हें बाहर आना होगा और सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से जमीन पर आकर उन्होंने काम करना होगा। और उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि जब दूसरा दौर आए, यानी अब चंद हफ्तों के अंदर अंदर वो दोबारा दिल्ली आएंगे, तो दिल्ली के अंदर उन सभी लीडरों के साथ मुलाकात करेंगे जो कांग्रेस पॉलिसियों से उकताए हुए हैं और कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का न्यामुल बदल होना चाहिए। तो अब कैप्टन अमरिंदर एक कोशिश में है कि कांग्रेस के उन नाराज लीडरों को भी ज्वाइन करवाया जाए और साथ साथ पंजाब के अंदर एक नया न्यामुल बदल खड़ा हो। और देखना होगा कि न्यामुल बदल कितना खड़ा होगा, लेकिन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी की मीटिंग के बाद ही, जब अमित शाह और दीगर लोगों के साथ उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद यह हतमी फैसला हुआ कि अमरिंदर बीजेपी में नहीं आएंगे, लेकिन बीजेपी की हिमायत उन्हें जरूर मिल सकती है। चलिए, पंजाब के हवाले से हमने आपको खबर बताई है। अब जरा वज़ीर-ए-आज़म की बात दोबारा से करते हैं, चूंकि एक अहम प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको बताया आज मुल्क की सतह पर स्वच्छता का दिन भी मनाया जा रहा है। आज के दिन प्रोग्राम शुरू हुआ था साल 2014 में और आज ही वज़ीर-ए-आज़म जल जीवन मिशन एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका मकसद मुल्क के अंदर पानी बचाओ मुहिम, जिसको गुज़श्ता बरस वर्ल्ड क्लाइमेट डे पर और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर भी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया था कि आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ को मुल्क के अंदर कैसे बनाना है, यकीनी कैसे बनाया जाए। इस बात को हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक पर, हर पंचायत तक, अवामी नुमाइंदों तक भी उन्होंने कहा था कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे और पूरे मुल्क के अंदर इस मुहिम को कामयाब बनाएं। उस मुहिम को मजीद बेहतर करने के लिए, तेज करने के मकसद से और पानी बचाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आज उस एप्लीकेशन का आगाज किया जाएगा, राष्ट्रीय जल जीवन कोष, जिसकी शुरुआत वज़ीर-ए-आज़म के हाथों होगी। और हर स्कूल के अंदर, हर तालीमी इदारे के अंदर, आंगनवाड़ी सेंटर्स हो, गांव देहात में, शहरी इलाकों के अंदर जिन जिन इलाकों में आज तक पानी नहीं पहुंच पाया, उन सभी इलाकों में पानी न सिर्फ बचाया जाए बल्कि नल के जरिए पानी पहुंचे, इस मिशन को भी फरोग देने की कोशिश मरकजी सरकार की। साल 2019 में बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का ऐलान किया था कि हर घर तक नल जो है वो जल पहुंचेगा नल के जरिए से। और इस सिलसिले में ये कह दिया गया कि 32.3 मिलियन आबादी को जो रूरल एरियाज़ के अंदर है, उन्हें पानी साफ पीने को मिलेगा। और कोविड-19 की वजह से अगर इस पर ज़्यादा काम नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद भी एदाद शुमार के मुताबिक 5 करोड़ हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिन्हें टैप वाटर जो है वो फराम किया गया है। मरकज़ की तरफ से ये एदाद शुमार सामने रखे गए हैं पूरे मुल्क के अंदर। और ये कह दिया गया कि 8.26 करोड़ यानी 43% रूरल हाउसिंग को जो है वो टैप वाटर सप्लाई जो है उनके घर बैठे मिल रहा है। और हर एक घर के अंदर यानी कुल मिलाकर 78 डिस्ट्रिक्ट्स, 58 ग्राम पंचायत, 1.16 लाख गाँव के अंदर ये मिशन जो है वो इस वक्त चल रहा है। इस पर एक कसीर रकम जो है वो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से रखी गई थी और PRIs को इसमें इस्तेमाल किया गया था। 15 फाइनेंशियल कमीशन को, 15 फाइनेंस कमीशन जो वाटर सैनिटेशन के तहत जो वो साल 2021-22 के लिए से 25-26 तक जो प्रोविजन रखा है, उस फंड को जो है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस बड़े मिशन को हाथ में लिया गया है, क्या वो बड़ा मिशन ग्राउंड जीरो पर भी चल रहा है? लगातार हम पिछले कई दिनों से हम आपको बता रहे थे कि जल जीवन का हाल जम्मू कश्मीर के हवाले से कितना बेहतर है। और जम्मू प्रोविंस के दूर दराज इलाकों के अंदर पाइपें तो बिछी हैं, पानी कहीं पर है नहीं, टैंकी बनी है तो पाइपें कहीं नहीं है। और श्रीनगर और बड़गाम का हाल ये भी है कि गुज़श्ता दिनों से हम लगातार सुन रहे होंगे कि हमारे कॉलर क्या कुछ बता रहे हैं कि जनाब टैंकी बनाई, करोड़ों रुपया सर्फ किया, लेकिन पानी कहीं पर भी गाँव को नहीं है, दिगर गाँव को तो दिया जा रहा है। तो ये जनाब जल जीवन का भी हाल है। लेकिन खबर ये कि आज बाज़ाब्ता तौर पर ऐप का इनॉग्रेट करेंगे। 11 बजे ये फंक्शन होगा जहां पर जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को बाज़ाब्ता तौर पर कौम के नाम वक्फ किया जाएगा। अब बढ़ते हैं जी जनाब सरहद के उस पार, बात करते हैं तालिबान की भी। और तालिबान की जब हम बात करते हैं तो मामला सहाफत का है, जर्नलिज्म का है, क्योंकि रात देर गए गाइडलाइन जारी कर दी गई है तालिबान की तरफ से। और तालिबान की तरफ से जो गाइडलाइन जारी कर दी गई है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि सहाफ़ी जो लाइन खींची गई है तालिबान इंतजामिया की तरफ से
उसे अबूर करने की कोशिश ना करें। आज़ादाना सहाफ़त को यकीनी बनाने के लिए रियासती कानून को पामाल करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इधर गैर सरकारी इदारों के मुताबिक और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिज्म IFJ के मुताबिक तकरीबन 7,000 सहाफ़ी जो है वो इस वक्त तालिबान की कैद में है, जिन्होंने तालिबान को लेकर कुछ लिखा था, तालिबान के खिलाफ कुछ शोबों में बात कही थी। छोटे बड़े सहाफ़ियों को मिलाकर कुल मिलाकर 7,000 सहाफ़ी इस वक्त तालिबान की कैद में है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिज्म IFJ की तरफ से कंसर्न दिखाया गया है और सेफ्टी के लिए गुहार लगाई गई है कि उनकी बाज़ाबातकारी, उनकी रिहाई के हवाले से कदम उठाया जाए और आलमी इदारे जो मीडिया के हैं उन्हें कहा गया कि वो इस सिलसिले में अपनी आवाज़ को बुलंद करे ताकि 7,000 लोगों को वहाँ से बचाया जाए। फिल वक्त तालिबान इंतज़ामिया जब से टेक ओवर कर चुकी है तो अफगानिस्तान के अंदर 150 से ज़्यादा जो मीडिया आउटलेट्स काम कर रहे थे उन्होंने अपनी नशरियात को बंद कर दिया है या वो वहाँ से चले गए हैं। सूरत हाल ये है कि अक्सर बेशतर वहाँ से चले गए हैं और बहुत कम तादाद में वहाँ पर बैनुल-अक़वामी मीडिया और मकामी मीडिया जो है वहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी और कल्चर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल साफ कर दिया है कि हर कोई खबर शाया नहीं होगी, खबर वही शाया होगी जिसकी तस्दीक सरकार से होगी। और दूसरी बात कि आईन यानी जो कानून उनका है, कुरान की जो हदें हैं उसको पामाल करने की किसी को इजाज़त नहीं होगी और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में पकड़ा जाएगा। तो जब ये बात सामने आई उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया की बात भी सामने आई और कुल मिलाकर 7,000 सहाफ़ियों को कैद में रखा गया है। एक नया इंकिशाफ जो है वो IFJ की तरफ से किया गया है और उनका मानना है कि आलमी इदारे इसकी ओर तवज्जो दें। जी आसिफ, तालिबान की बात हो रही है तो एक तरफ सहाफ़ियों के वहां रहने, उनके काम करने पर तशवीश का इजहार किया गया और अगली खबर भी आपको बताते हैं। और बात जरा जो नायब वज़ीर आज़म हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का एक अहम बयान सामने आया। अबूरी नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कहते हैं कि जिन सभी ममालिक को हमारे साथ आज के वक्त में भी मसाइल हैं, परेशानी है, तो उनसे भी मुज़ाकरात करने के लिए तालिबान हुकूमत तैयार है। सफारतकारों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के मुताबिक वो तमाम सफारतकार जो गैर मुल्की हैं लेकिन अफगानिस्तान के अंदर क़याम किए हैं, गैर मुल्की सफ़ीरों के एक अशाई का एहतमाम किया गया था, उनके एजाज़ में अशाई का एहतमाम किया गया था जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने न सिर्फ खिताब किया बल्कि उन सभी लोगों से मुलाकात की और जो लाहिमल अफगान हुकूमत का है आगे की जो प्लानिंग है उससे भी उन्हें आगाह करवाया गया। आज के वक्त में जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर उन्होंने ब्रीफ किया, लेकिन साथ ये कहा कि जो इस वक्त बड़े पैमाने पर खबरें फैलाई जा रही हैं कि गैर मुल्की लोग यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ उनको देना शायद तालिबान के बस की बात नहीं है। उन सभी खबरों की उन्हें तरदीद करते हुए अपने खिताब में कहा कि जो आज के वक्त में वो हमारे मेहमान हैं और तरजीह बुनियादों पर उनकी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त तालिबान हुकूमत की तरफ से किया जाएगा। यहाँ तक कि अपनी सरजमीन दोबारा उन्हें यकीन दहानी कराई कि किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और गैर मुल्की सफारतकारों की सिक्योरिटी का जिम्मा तालिबान के पास है, लिहाजा किसी तरह की उन्हें कोई परेशानी ही नहीं है। अगर इसके बावजूद भी कुछ ममालिक को परेशानियां हैं तो वो बराह रास्त हमारे साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बात तालिबान की हो रही है और बात ज़रा फटाफट से आपको पाकिस्तान की भी बताते हैं और उसके बाद हमने ब्रेक पर भी जाना है। तो फटाफट से दो खबरें आपके सामने रखेंगे क्योंकि पाकिस्तान की उम्मीदें बढ़ रही हैं तालिबान से, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हामी तालिबान हैं और इमरान खान की उम्मीद यह है कि तालिबान उनकी मदद यहाँ पर इस मसले से निपटने के लिए कर सकते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान इंतज़ामिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हर मसले पर गुफ्तगू शनीद के लिए तैयार है। और ये बात उस वक्त सामने रखी गई है जब इमरान खान ने लगातार और इमरान खान की इंतज़ामिया ने लगातार तालिबान की हिमायत बैनुल-अक़वामी महाज पर की है और दो बरादराना ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की है। इस बीच अब जो खबर सामने आ रही है कि तालिबान की मदद से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ इमरान खान की इंतज़ामिया बातचीत कर सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो पहले हथियार डालेंगे फिर बात करेंगे या हथियारों समेत बात करेंगे। एक बड़ा सवाल पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का इरादा और पाकिस्तान को इस बात का इशारा मिल चुका है कि अगर सूरत हाल को बेहतर बनाना है तो तालिबान को इस्तेमाल करना होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें। अब ये मुश्किलें पाकिस्तान के अंदर सिर्फ तहरीक तालिबान की तरफ से नहीं बढ़ सकती हैं बल्कि खबर रसा इदारों के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी
का असर जो है वो कबायली इलाकों के अंदर साफ दिख रहा है। और कबायली इलाके जो पाकिस्तान के वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं तालिबान से, और उसके बाद जो हालात वहां पर बन रहे हैं, सिक्योरिटी क्लैशेस की खबरें भी पाकिस्तान से आना शुरू हो गई। क्या कुछ इमरान खान कह रहे हैं, जरा सुन लीजिएगा। In fact, I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that yes, you see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them, in the sense that they are. The talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. And then we forgive them and they become normal citizens. Repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. So why is the TTP? I think that was just a spate of attacks, but we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end, a settlement, but we are talking. बातचीत शुरू कर दी गई है टीटीपीसी से, कुछ लोगों से, कुछ ग्रुप से हमारी बात हो रही है, लेकिन कोई अभी तक नतीजा नहीं आया, इमरान खान कहते हैं। लेकिन उन्हीं के इस बयान के बाद पाकिस्तान के एक वजीर भी हैं, फवाद चौधरी, कहते हैं कि कुछ लोग आज भी टीटीपी में मौजूद हैं जो वफाक के अहद हैं, जिन पर भरोसा किया जा सकता है। लिहाजा जो लोग हुकूमत के साथ बातचीत करना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले थे, और यही रास्ता अफगानिस्तान के अंदर भी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अपनाया गया, यानी मुज़ाकरात, और मुज़ाकराती अमल से ही चीजें आज के वक्त में बेहतर हो पाई हैं। इमरान खान भी वही बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बात जरा कतर के हवाले से बताते हैं, चूंकि एक बड़ी तब्दीली शायद कतर के अंदर अगले 24 घंटों में हो, इसकी उम्मीद की जा रही है, और जमहूरी निजाम शायद कायम हो सके, इसके लिए भी कोशिशें तेज कर दी गई हैं। चूंकि कतर के अंदर आज पहली मर्तबा आम इंतखाबात हो रहे हैं। खवातीन उम्मीदवार बताए जाते हैं कि बहुत कम है, लेकिन इंतखाबात में जहां पर खवातीन उम्मीदवार कम इस बार शिरकत कर रही हैं, हिस्सा ले रही हैं, 30 अराकीन जो शुरा काउंसिल के हैं उनके इंतखाबात के लिए आज उनके लिए वोटिंग हो रही है, जबकि जो बकिया 15 मेंबर्स हैं उनको अमीर कतर खुद नामजद करने होंगे। यानी जो अब तक शहनशाहियत का निजाम चलता आ रहा था, हो सकता है कि इस बार पहली अवामी मुंतखबा हुकूमत बने। अवाम को हालांकि वोटिंग उतने बड़े पैमाने पर आज तक मौका नहीं दिया गया, लेकिन पहली मरतबा इस तरह के कतर के अवाम पहली मरतबा शुरा काउंसिल के इंतखाबात के लिए आज वोट डाल रही है। पूरे दिन वोटिंग चलेगी, और खलीज जहां के बेशतर ममालिक में शहनशाहियत है, आज के वक्त में भी कतर के इस इंतखाबात को एक अलामती जमहूरी कदम समझा जा रहा, लेकिन बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं वो मानते हैं कि जमहूरी तर्ज अमल के मुताबिक हुकूमत इन इंतखाबात के बाद भी शायद ना चले, क्योंकि मुंतखब शुरा काउंसिल के पास महदूद इख्तियारात होंगे। इस बार इन इंतखाबात के बाद थोड़ा सा फर्क ये होगा कि शहनशाहियत का जो निज़ाम था, जो सारे फैसले ऊपर से होते थे, वो बढ़ जाएंगे, इख्तियारात कुछ और लोगों के पास चले जाएंगे। शुरा काउंसिल की तकर्री अमीर कतर खुद करते हैं, और इसके इख्तियारात सिर्फ मुशावरत तक ही महदूद रहते हैं। और वोटिंग का आज अमल जब सारे दिन जारी रहेगा, तो इसके लिए जितने भी अराकीन मुंतखब किए गए उनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसके बाद 30 + 15 यानी 45 नशिस्तों के लिए नए 45 मेंबरान होंगे, जो बाद में अपना अमीर कतर चुनेंगे। चलिए जी, कतर पर भी आपकी खबर तो हमने बता दी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे श्रीनगर में छापामारी हो रही है। किसके घर छापामारी हो रही है, क्यों इस वक्त छापामारी चल रही है, डिटेल के साथ समझाएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।